हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइज, आज मैं रिसर्च एप्टीट्यूड के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 में तो हेल्प करेंगे ही साथ आप किसी भी स्टेट का अगर सेट एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे, या फिर आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का। सो आपको पता है रिसर्च एप्टीट्यूड का कितना ज़्यादा वेटेज रहता है। सो आपको सारे एग्जाम में ये सेशन हेल्पफुल रहने वाला है। इससे पहले लास्ट सेशन मैंने कम्युनिकेशन का करवाया था, उसमें कम्युनिकेशन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए थे। आपने नहीं देखा तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, आपको वहां पे मिल जाएगा। ऑलराइट, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, when the researcher does not know the identity of participants it is referred to as। जब रिसर्चर को उनके पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनोनिमिटी। हमने कम्युनिकेशन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में ऑडियंस कैसी होती है, एनोनिमस ऑडियंस होती है, बहुत लार्ज ऑडियंस होती है और पूरी तरह अनजान होती है। उसको हम बोलते हैं एनोनिमस। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, एनोनिमिटी। जब रिसर्चर को उसके पार्टिसिपेंट्स के बारे में नहीं पता होता तो वो एनोनिमिटी कहलाएगी। यहाँ पे एक वर्ड दिया है कॉन्फिडेंशियलिटी। ये इस क्वेश्चन का आंसर तब होता, इसका मतलब ये है कि रिसर्चर को उनकी पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी तो पता है, लेकिन वो जानबूझकर अगर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता तो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको समझ में आया, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनोनिमिटी। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्वेश्चनरी इन रिसर्च। रिसर्च में दो टाइप के इसको हम बोल सकते हैं डेटा कलेक्शन के टूल होते हैं। क्वेश्चनरी होती है एंड एक होती है शेड्यूल। तो क्वेश्चनरी का पैटर्न आप इस स्लाइड को देखिए, लगभग यही रहता है। एक क्वेश्चन आता है, नीचे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिए गए होते हैं। पार्टिसिपेंट क्या करता है, इस क्वेश्चन में ये जो 4 ऑब्जेक्टिव हैं इनमें से एक उस पार्टिसिपेंट को चूज करना होता है। बट ऑन द अदर साइड शेड्यूल में क्या डिफरेंस होता है, क्वेश्चन दिया जाता है लेकिन नीचे स्पेस दिया जाता है, वहां पे पार्टिसिपेंट उस क्वेश्चन का आंसर खुद से फिल करता है। वहां पे पार्टिसिपेंट अपनी सब्जेक्टिविटी को ऐड कर सकता है, अपने खुद के व्यूज लिख सकता है। बट क्वेश्चनरी में ऐसा नहीं होता है, वहां पे ऑब्जेक्टिव आंसर देने होते हैं, सब्जेक्टिविटी ऐड नहीं कर सकते। यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन शुड बी क्लियर, क्वेश्चंस को क्लियर ही होना चाहिए। क्वेश्चनरी शुड बी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, छोटी होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट साइज में होनी चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड, एक सीक्वेंस लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए सो दैट पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा दिक्कत नहीं आए। तीनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, स्कोपस क्या है। आप सबको पता ही होगा, स्कोपस का नाम तो सुना ही होगा, ये एक डेटाबेस होता है। अब डेटाबेस क्या होता है, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे हमें जो ऑलरेडी रिसर्च पब्लिश रिसर्च पेपर होते हैं, जर्नल होते हैं, आर्टिकल होते हैं, हम उनको रीड कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, हमारे रिसर्च वर्क में उनको रेफर कर सकते हैं। ये कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि स्कोपस के बारे में पूछा है। एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, एनालाइजिंग एंड कैलकुलेशन टूल होता है रिसर्च में। तीनों चीजें बिल्कुल ठीक लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दी अबव। स्कोपस इज अ साइटेशन डेटाबेस, provides us the platform and analytic tool in research। देन ये कुछ पॉपुलर डेटाबेस के नाम हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस। आपको कुछ नाम दे दिए जाएंगे जिसमें से 3 अगर डेटाबेस के नाम होंगे, एक डेटाबेस का नाम नहीं होगा, आपको वो सेलेक्ट करना होगा। जैसे जेस्टोर हो गया, काफी फेमस डेटाबेस है। स्कोपस हो गया, वेब ऑफ साइंस, पबमेड या फिर एरिक, ये कुछ फेमस डेटाबेस हैं। आप इन सब के नाम याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है इनसे। देन फोर्थ क्वेश्चन, इज एन एड टू क्रिएटिव थिंकिंग व्हाइल ओवरकमिंग ए प्रॉब्लम। जब भी किसी प्रॉब्लम से ओवरकम करना हो तो क्रिएटिव थिंकिंग में क्या हेल्प करेगा। ऑप्शन ए कॉग्निटिव थिंकिंग, ह्यूरिस्टिक टेक्निक, पोस्ट पॉजिटिविज्म, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ह्यूरिस्टिक टेक्निक।
कॉग्निटिव थिंकिंग आपको पता है ये नॉलेज से रिलेटेड होती है। पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म, दो टाइप के कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे। पॉजिटिविज्म वालों का क्या कहना था कि हम सिर्फ नेचुरल साइंस में बिलीव करते हैं, मतलब अगर कोई भी फिनोमिना हो रहा है तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन होता है। बट पोस्ट पॉजिटिविज्म वालों का कहना था कि हम नेचुरल साइंस में भी बिलीव करते हैं प्लस हम सोशल साइंस में भी बिलीव करते हैं। सो ये दो टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। अब ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, इसका एक कीवर्ड है, आप याद रखना, सेल्फ डिस्कवरी। ये एक अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, सेल्फ डिस्कवरी होती है। जो स्टूडेंट होता है वो टीचर की हेल्प लिए बिना खुद से प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है। हो सकता है उसका जो आंसर है वो परफेक्ट नहीं आए, बट स्टिल वो एक सॉल्यूशन तो ढूंढ ही लेता है, इंडिपेंडेंट टू द टीचर। टीचर की हेल्प लिए बिना इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट कोशिश करता है कि वो प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल पाए। So heuristic technique is an aid to creative thinking while overcoming a problem. So ये कुछ मेजर बातें हैं जो heuristic technique के बारे में हमें पता होनी चाहिए। मेनली याद रखना सेल्फ डिस्कवरी मेथड है और प्रॉब्लम सॉल्विंग। Then question number 5, with what name an attribute like height, weight and happiness that is measurable and that is assigned with changing values be called? तो जैसे कि हाइट हो गई, वेट हो गई, एज, जेंडर, हैप्पीनेस, ये सब क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इन सबको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट में लिखा है द ग्रेटर द डिजायर्ड प्रिसिशन ऑफ द एस्टिमेट द लार्जर द सैंपल। मतलब कि जितना बड़ा हमारा सैंपल लार्ज होगा उतनी ही जो हमारा रिसर्च होगी वो क्या आएगी, एरर फ्री आएगी। सो दो चीजें आप याद रखना, दो पॉइंट याद रखना। अगर सैंपल हमारा लार्ज होगा तो एरर हमेशा कम आएंगी। सेकंड थिंग, अगर हमारा सैंपल स्मॉल होगा तो एरर हमेशा ज्यादा आएंगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में यही लिखा है कि जितना बड़ा सैंपल होगा वो उतना ही प्रिसाइज होगा, एरर फ्री होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही लिखा है। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है स्मॉलर द सैंपल स्मॉलर विल बी एरर, तो ये तो ऑपोजिट लिख दिया। स्मॉलर एरर तब होंगी जब यहाँ पे सैंपल स्मॉल ना हो कि क्या होगा, लार्ज होगा। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द स्टेप्स इन ए हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च इन द करेक्ट सीक्वेंस। सो ये कुछ 5 स्टेप्स दिए गए हैं। अब आप सबसे पहले देखो, हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक टॉपिक चाहिए, एक प्रॉब्लम चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम रिसर्च क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन मेथड क्या होते हैं, हाइपोथेसिस कैसे बनेगी, रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, ये सब बाकी बाद की बातें हैं। सबसे पहला काम है हमारे पास एक टॉपिक, एक प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इस सब में से क्या आएगा, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। जब हमें प्रॉब्लम मिल गई, टॉपिक मिल गया, उसके बाद हम सेकेंड काम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे एंड डिजाइन ऑफ रिसर्च। सो ए के बाद आएगा डी, ए के बाद डी आ गया। अब देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, ए डी फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। अब डी के बाद जब हाइपोथेसिस भी हमने बना ली तो थर्ड ऑप्शन क्या आएगा, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड ड्रॉइंग ए सबसेट। पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे, उसमें से एक सैंपल को ड्रॉ करेंगे। सो नेक्स्ट आएगा डी के बाद बी। अब पॉपुलेशन भी हमने डिफाइन कर ली तो नेक्स्ट स्टेप आएगा सी, डेटा कलेक्शन यूजिंग एप्रोप्रिएट रिसर्च टास्क। डेटा को क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, कलेक्ट करेंगे। सो बी के बाद आएगा सी। देन क्या आएगा, लास्ट में बचा टेकिंग ए डिसीजन ऑन द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस वाया टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस। सो स्टेप ऑफ सीक्वेंस तो ये हो जाएगा करेक्ट, ए डी बी सी ई। ई पॉइंट में दो चीजें लिखी हैं, सब्सटेंटिव रिसर्च एंड नल हाइपोथेसिस।
ये दो टाइप की हाइपोथेसिस होती हैं, एक होती है नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का ही दूसरा नाम सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस में हमेशा वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं देखने को हमें मिलता है। सो एक रिसर्चर हमेशा कोशिश करता है कि जो नल हाइपोथेसिस हो उसको वो रिजेक्ट कर पाए, एंड जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो उसके अंदर वेरिएबल्स के बीच में हमेशा एक रिलेशन होता है। सो रिसर्चर हमेशा ट्राई करता है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या करे, एक्सेप्ट करे, एंड नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दो सैम्पलिंग हम पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब इसमें हर पार्टिसिपेंट को इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का, बट ऑन द अदर साइड अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करूं तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्टिसिपेंट्स को चूज करता है। सो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर पूछे हैं। एक ट्रिक याद रखना हमेशा, SSC। S4 होता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, दूसरे S का मतलब है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तीसरे S का मतलब है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एंड C का मतलब है क्लस्टर सैम्पलिंग। ये चारों मेथड होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। अब जो क्वेश्चन में बच गए कोटा सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये सब किसके होंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के प्रोसीजर होंगे। सो ऑप्शन सी जिसमें 2, 4 एंड 5 दिया है ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, इन एन इंटरवेंशन based action research process which of the following is the usually recommended sequence। एक्शन रिसर्च की बात हो रही है। आपको पता होगा एक्शन रिसर्च हमेशा अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट होती है। इसमें टेम्पररी सॉल्यूशंस की बात की जाती है, हमेशा इम्प्रूवमेंट की ओर ध्यान दिया जाता है। सो जहां भी इम्प्रूवमेंट आपको क्वेश्चन में दिखे हमेशा उसका आंसर एक्शन रिसर्च होगा। सो एक्शन रिसर्च की सीक्वेंस होती है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, जिसको हम PAOR से भी याद रख सकते हैं। रिसर्चर सबसे पहले क्या करेगा, एक प्लान करेगा, प्लानिंग बनाएगा, एग्जीक्यूट करेगा उस प्लान को, एक्ट करेगा, देन ऑब्जर्वेशन करेगा एंड देन रिफ्लेक्ट करेगा। एंड एक क्वेश्चन और बनता है, एक्शन रिसर्च किसके द्वारा डेवलप की गई है या ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। सो कर्ट लेविन नाम आप याद रखना। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक रेफरेंसेस के बारे में, दूसरा बिब्लियोग्राफी के बारे में दिया है। रेफरेंसेस में लिखा है दीज मे और मे नॉट बी यूज्ड इन द स्टडी। बिब्लियोग्राफी इट इज ओनली दो सोर्सेज विच आर यूज्ड इन द स्टडी। सो दोनों ही चीजें बिल्कुल नॉनसेंस लिखी हैं, कोई मतलब नहीं बनता, दोनों ही गलत है, नीदर वन और नीदर टू। क्योंकि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। रेफरेंस हमेशा बिब्लियोग्राफी के अंदर ही आता है, ये डिफरेंस आप पढ़ लेना। रेफरेंस में मेनली क्या होता है, हम उन्हीं सोर्स को साइट करते हैं जो कि उन्हीं सोर्स की बात करते हैं जो कि हमने हमारे रिसर्च वर्क में साइट करे होते हैं। लेकिन बिब्लियोग्राफी में वो सारे सोर्स इंक्लूड हो जाएंगे जो हमने साइट किए हो या फिर ना किए हो हमारे रिसर्च वर्क में। सो बिब्लियोग्राफी एक ब्रॉडर टर्म हो जाएगा एंड रेफरेंस एक स्मॉलर टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आप पढ़ लेना। देन क्वेश्चन नंबर 11, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड्स, अभी अभी हमने पढ़ा था SSC, अभी ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमने पढ़ा, स्ट्रेटिफाइड पढ़ा एंड C4 क्लस्टर सैम्पलिंग हमने पढ़ा। ये पर्पजिव सैम्पलिंग आ जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर। सो A, B एंड D, दैट इज ऑप्शन नंबर C यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, ए रिसर्च रिपोर्ट विल कंटेन, रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट्स, बिल्कुल गलत बात है, रिसर्च रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, ऐसा कुछ नहीं होता। टेबल ऑफ कंटेंट होता है, प्रिफेटरी पार्ट होते हैं, टाइटल पेज होता है, टर्मिनल चैप्टर होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, देन टर्मिनल चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए एंड सी को हम रिमूव कर देंगे, बी डी ई एंड एफ, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, at the stage of data analysis in which quantitative techniques have been used by researcher, the evidence warrants the rejection of null hypothesis. null hypothesis को हमेशा H0 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो alternative hypothesis को H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? रिजेक्टिंग द null hypothesis and also the substantive research hypothesis। हमने क्या पढ़ा था? एक रिसर्चर हमेशा ट्राई करता है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की, ऑल्टरनेटिव या फिर सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की। सो ये बात कौन से ऑप्शन में लिखी है? रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टिंग द सब्सटेंटिव या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर 2 में लिखी है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। थर्ड में लिखा है रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस विदाउट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द, ऐसा नहीं होता, ऑप्शन नंबर 2 सही है। देन क्वेश्चन 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? ये चोरी होती है, लेकिन साहित्यिक चोरी इसको बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? प्रेजेंटिंग वर्क और आइडियाज फ्रॉम अनदर सोर्सेज एज ऑन, किसी और का काम हम खुद का बता के क्या करते हैं? उसको प्रेजेंट करते हैं, तो ये प्लेगरिज्म होता है। विद और विदाउट कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल ऑथर, ओरिजिनल ऑथर की सहमति या अनुमति के बिना उसका काम हम खुद का बता के रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है प्लेगरिज्म। सो ऑप्शन ए 1 बिल्कुल ठीक लिखा है। 2 में लिखा है, इफ वन वांट टू वंस ओन रिसर्च देन देर इज नो नीड टू मेंशन इन रेफरेंसेस। सो फर्स्ट सेकंड में क्या लिखा है? अगर एक इंसान खुद का रिसर्च क्या करता है, यूज करता है, तो उसे रेफरेंस देने की या मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता, हम अगर कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसको साइट करना या फिर उसको क्रेडिट देना जरूरी होता है हमारी रिसर्च में। सो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, ओनली 1 यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए। ये कुछ प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर होते हैं, इनसे भी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे ग्रामरली हो गया, काफ़ी फेमस प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर होता है। ये जब आप पीएचडी करेंगे तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको बहुत काम आने वाले हैं। टर्निटिन हो गया, डुप्ली चेकर हो गया, ये क्विटेक्स्ट हो गया, प्लेगरिज्म चेकर .org, यूनिचेक, ये प्रो राइटिंग, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके बस आपको नाम पता होने चाहिए कि ये प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर होते हैं। The next question, which among the following is correct statement with regard to American Psychological Association bibliography format? APA format क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। APA और एक फॉर्मेट स्टाइल और होती है, ये रेफरेंसिंग स्टाइल होती हैं, APA एंड MLA, ये दो मेनली हम पढ़ते हैं। इनकी फुल फॉर्म आती है। अब MLA वो वाला MLA नहीं है, MLA का मतलब है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एंड APA की फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। सो इसका फॉर्मेट क्या होता है, हमें ये पूछा है। इसका फॉर्मेट होता है ऑप्शन ए, सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम लिखते हैं, देन फर्स्ट नेम एंड ब्रैकेट में लिखते हैं ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देन बुक का टाइटल लिखेंगे, देन पब्लिकेशन प्लेस एंड पब्लिशर का नाम लिखेंगे। APA और MLA में मेजर डिफरेंस क्या होता है? APA में हम क्या करते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन यूज करते हैं, MLA में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेज, जो पेज नंबर होता है उसको हम यूज करते हैं। सेकेंड डिफरेंस, जो MLA होती है हमेशा ह्यूमैनिटीज फील्ड में यूज की जाती है, एंड APA हमेशा सोशल साइंस में यूज की जाती है।
इसके अलावा जो APA स्टाइल होता है उसमें हम कोमा यूज कर सकते हैं, उसमें जो कोटेशन लिमिट होती है वो 40 वर्ड्स होते हैं, और MLA में कोमा यूज नहीं कर सकते, और जो कोटेशन लिमिट होती है वो 4 लाइन्स होती हैं। ये कुछ डिफरेंस हैं, आपको पता होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च। रिसर्च की जो सीक्वेंस है वो पूछी है। सो ये तो हमने कई बार पढ़ लिया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे। सो रिसर्च प्रॉब्लम इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, ये दोनों तो नहीं होंगे। रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद सेकंड काम क्या होता है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, जो कि इसमें दिया है, फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस। देन हम क्या करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड रिपोर्टिंग एंड रिजल्ट बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन, ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए। देन क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेटा क्लासिफिकेशन। रेशियो डेटा एंड नॉमिनल डेटा, हम 4 प्रकार के मेजरमेंट स्केल पढ़ते हैं, NOIR से, जिसे हम याद रखते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। सो रेशियो डेटा एंड नॉमिनल डेटा आर क्वालिटेटिव इन नेचर, interval and ordinal data are quantitative in nature, ratio and interval data are quantitative in nature, and ordinal nominal data are qualitative in nature. So right answer देखो, ये जो रेशियो होता है एंड इंटरवल डेटा होता है ना, ये तो होता है नेचर में क्वांटिटेटिव टाइप का, और जो ऑर्डिनल और नॉमिनल होता है ये होता है क्वालिटेटिव टाइप का। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हैं, ए और बी गलत है। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, सी डी, इसमें दिया भी है, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ओनली 15% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एन एक्सेस टू हायर एजुकेशन इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। यहाँ पे एक नंबर दिया है कि ओनली 15% स्टूडेंट ही हैं जिसने हायर एजुकेशन में इनरोल किया है। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, एक्सप्लेनेटरी, फिजिबिलिटी एंड रिलेशनल। सो यहाँ पे आंसर तो होगा डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर हमें एक फिनोमिना के बारे में डिस्क्राइब करना होता है। जब क्वेश्चन में क्लियरली ये दे दिया गया है कि 15% स्टूडेंट है, मतलब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, सो ये डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस आएगी। इसके अलावा descriptive hypothesis is a statement about the size of described population. described population जो population है उसकी size को describe कर रहे हैं। explanatory hypothesis में हम क्या करते हैं, tentative statement that explains some phenomena, नाम में लिखा है explain करना। relational hypothesis में relate करते हैं two variables को। feasibility studies में क्या करेंगे, हम ये चेक करते हैं कि वेदर एन इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर फर्दर टेस्टिंग और नॉट। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। एक्सपेरिमेंट रिसर्च, हिस्टोरिकल सर्वे एंड फिनोमिनोलॉजी। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेन कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड स्टडीज द ऑब्जर्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल एंड मॉडरेट वेरिएबल। जो भी हमारा शोध होता है उसमें हम ये जो क्या है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किस चर के लिए, किस वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं। सो दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी कोई रिसर्च या एक्सपेरिमेंट किया जाता है सो हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है या उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और उसका जो इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा जाता है। जैसे कि एक रिसर्च में हम क्या करते हैं, देयर आर टू वेरिएबल यूज्ड,
द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या करेगा, हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड और डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। सो जैसे कि इसका एक एग्जांपल आप लेके देखो, अगर हम लंग्स कैंसर की बात कर रहे हैं और उसका कारण है स्मोकिंग, सो यहाँ पे लंग्स कैंसर जो होगा वो क्या होगा, कैंसर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और स्मोकिंग होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब स्मोकिंग का लेवल हम देखेंगे, किस पे देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कैंसर। हमने क्या पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या उस पर जो भी हम उसको जो ट्रीटमेंट देंगे उसका इफेक्ट देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। सो स्मोकिंग लेवल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैंसर पे। यही इस क्वेश्चन में पूछा है। सो जो डिटरमाइन करता है ना रिसर्च को, वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। सो गाइस 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ ही एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो इसी तरह की सेशन अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।